नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जो अपनी यहाँ पे मॉर्निंग सेशन के अंदर जो क्लास चल रही है वो यहाँ पे फर्स्ट पेपर से संबंधित जीके की क्लास चल रही है और शाम को जो अपनी यहाँ पे सेकंड पेपर से संबंधित एमसीक्यू चल रही है। इंपॉर्टेंट रहेगी दोनों की दोनों क्लासें। लगभग 10 दिन का टाइम आपके पास बचा है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, आज की इस प्रश्नोत्तरी में दोस्तों अपन यहाँ पे 100 इंपॉर्टेंट यानी एमसीक्यूज करने वाले हैं और वो रहेंगे अपन सेम टू सेम अपने सिलेबस पर। दोस्तों, यहाँ पे सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। तो कितने, अगर 100 क्वेश्चंस में से आप कितने प्रश्नों का सही आंसर दे पाते हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगा। और क्लास को एक बार शुरू करने से पहले सभी दोस्त शेयर और लाइक कर दे, फिर अपन यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, सिलेबस पर आधारित रहेंगे 100 के 100 क्वेश्चन। एग्जाम के अकॉर्डिंग है दोस्तों, आपको पहले ही बता दूँ पेपर है तो उसको अपन यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे। तो चले दोस्तों, यहाँ पे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखें दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, मेमंद आभूषण पहना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे मेमंद आभूषण है वो यहाँ पे कहाँ पहना जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक कर दे, एक बार यहाँ पे शेयर और लाइक कर दे, फिर अपन यहाँ पे जल्दी से क्वेश्चंस को यहाँ पे अटैम्प्ट करते हैं। और 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अकॉर्डिंग टू सिलेबस के आधार पर रहेंगे। तो आप कितने सही प्रश्न का कर पाते हैं ईमानदारी से। अगर आपको जो पेपर आज अटेंड करना है तो उसको अपने को यहाँ पे पता लग जाएगा कि अपना जो तैयारी है फर्स्ट पेपर संबंधित वो यहाँ पे कैसी है। उसके आधार पर अपने को यहाँ पे ईमानदारी से बताना और लास्ट में मेरे को 100 क्वेश्चन के बाद में बताना है कि सर मेरे यहाँ पे ईमानदारी से इतने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो पाए, ताकि आपकी एक्चुअल तैयारी का भी अपन पता लगा सके। मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है, प्रश्न नंबर 1। और जो सही आंसर रहेगा इसमें वो ध्यान रखना है सिर पर, यानी सिर का आभूषण होता है मेमंद। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 2 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, विजयदान देता का संबंध है। दोस्तों, यहाँ पे विजयदान देता है, इसका संबंध किससे वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 2 के अंदर। विजयदान देता दोस्तों यहाँ पे बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है लेकिन वो इतनी स्लाइड्स के अंदर आ नहीं पाएंगे, इसलिए तो इसकी जो विजिबिलिटी है वो छोटी हो जाएगी, इसलिए अपन यहाँ पे सिर्फ हिंदी से संबंधित क्वेश्चन ही दिखा रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे विजयदान देता वो यहाँ पे ध्यान रखना है लोक साहित्य से संबंधित यहाँ पे रखते हैं। जिस प्रकार बातारी फुलवारी ध्यान रखना है, विजयदान देता की कथा है बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी, तो ये विजयदान देता की इस प्रकार ये लोक साहित्य से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा दोस्तों, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी महत्वपूर्ण साधन है। जो बिजोलिया अभिलेख है 1170 से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पे बिजोलिया शिलालेख, उसके अंदर ध्यान रखना है कौन से वंश की अपने को जानकारी सबसे महत्वपूर्ण मिलती है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 में बताना है। और सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक करते रहे। आज की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100 लेकर आए हैं वो यहाँ पे पूर्णतः सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 और सही आंसर रहेगा तो बिजोलिया शिलालेख के अंदर यहाँ पे चौहानों की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है। और इसके अंदर जो चौहानों की उत्पत्ति है वो यहाँ पे सांबर के आसपास अपालदक्ष के अंदर 551 में मानी जाती है, यानी 551 ईस्वी के आसपास चौहानों की उत्पत्ति का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1576 के अंदर। उसके अंदर जो महाराणा प्रताप है उसकी सेना में जो भील सेना थी, इस भील सेना का कमांडर या इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है जिसके नाम पर यहाँ पे राजस्थान सरकार के द्वारा अवार्ड भी दिया जाता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 4 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे राणा पूंजा। राणा पूंजा है वो यहाँ पे भील सेना का कमांडर था, ये अपने यहाँ पे पता रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा दोस्तों यहाँ पे किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अपन ने कल भी प्रश्न उत्तर में लिया था और ये प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बार बार अपन इसमें ले रहे हैं। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। साथ ही में इसे पथ प्रदर्शक या फिर इसे महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों रावचंद्र सेन, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक, और उसे अपन किस नाम से, अग्रगामी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है।
ताम्रवर्ती नगरी की बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 6 के अंदर। दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार कंफ्यूज करता है। तो एक तो यहाँ पे ताम्रवर्ती नगरी है और एक होती है ताम्र सभ्यताओं की, ध्यान रखना, एक ताम्र सभ्यताओं की जननी। दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर ताम्रवती नगरी पूछी जाए तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे आहड़। आहड़ जो उदयपुर से संबंधित है। और ताम्र सभ्यताओं की जननी पूछी जाए तो फिर वो हो जाएगी यहाँ पे कांतली। कांतली नदी के अंदर जो झुंझुनू के अंदर जो है, सॉरी सीकर के अंदर है सभ्यता, वो यहाँ पे गणेश सभ्यता यहाँ पे किसकी, ताम्र सभ्यताओं की जननी यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 7 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे। दोस्तों यहाँ पे बीकानेर के महाराजा राय सिंह है वो यहाँ पे गद्दी पर कब बैठे थे, उसका राज्य अभिषेक है वो कब हुआ था, वो अपने यहाँ पे बताना प्रश्न नंबर 7 के अंदर। और दोस्तों क्लास को सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक कर दे। शेयर और लाइक करने में आपका कमी ना रखे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपके लिए, शेयर और लाइक करने में कमी ना रखी। और शाम को जो आपको बता दूं 8 बजे अपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट MCQs की क्लास रहती है, उसको भी आप लेना ना भूलें, इंपॉर्टेंट रहेगी। 10 दिन में आपके लिए बहुत कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। प्रश्न नंबर 7 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बीकानेर का जो महाराजा राय सिंह है वो 1574 के अंदर, ध्यान रखना है, गद्दी पर यहाँ पे बैठे थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 8 देखे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है वो अपने को यहाँ पे बताना है। इजी रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 10.41%, यानी 10.41% यहाँ पे कुल क्षेत्रफल रहेगा भारत के कुल क्षेत्रफल का। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 9 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा दोस्तों, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। एक तरफ अपने को यहाँ पे नदियाँ दे रखी है, दूसरी तरफ सहायक नदियाँ, तो यहाँ पे कौन सी है वो यहाँ पे सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 9 में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए साबरमती ये माजम की सहायक है, साबरमती की सहायक यहाँ पे माजम रहेगी, काली सिंध की सहायक यहाँ पे परवन रहेगी और माई की ये सहायक यहाँ पे जाखम भी रहेगी। तो गंभीरी की सहायक यहाँ पे मेसवा नदी, यहाँ पे गंभीरी की सहायक नदी नहीं है, ये अपने यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्प उत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले से संबंधित है। राजस्थान में सर्वाधिक वाष्प उत्सर्जन की दर है वो सर्वाधिक किस जिले की, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 10 के अंदर। दोस्तों इजी रहेगा अगर थोड़ा सा भी आपने दिमाग लगाया। वाष्प उत्सर्जन जहाँ बरसात सबसे कम होती है और वाष्प उत्सर्जन की दर सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए जो वहाँ की जो वनस्पति होती है, पेड़ पौधे, उनकी पत्तियाँ भी बिल्कुल कंटीली हो जाती है, नुकीली हो जाती है और जड़ें इनकी बहुत लंबी होती हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 10 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जैसलमेर में है वाष्प उत्सर्जन, वाष्पीकरण की यहाँ पे दर सबसे ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 11 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ दोस्तों ताकि आपको इसका ऑप्शंस भी विजिबल आपको दिखाई दे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए एक बार आप, थोड़ा सा आपको दिखाई तो दे रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित अपने को यहाँ पे करना है और फिर अपने को यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसके आंसर बताना है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 बताना दोस्तों आपको सुमेलित करना और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से इसका सही आंसर देना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 नंबर इसका सही आंसर रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके यानी इसमें फर्स्ट के अंदर तो क्या आएगा, सी आएगा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर प्रतापगढ़, तो ये क्या कहलाएगी फर्स्ट के अंदर सी, वागड़, डूंगरपुर, पूरी सिरोही और उदयपुर, तो इसके अंदर 2 आएगा तो ये भोमट में रहेगा। साथ में आबू पर्वत खंड 3 के अंदर है वो 4 नंबर रहेगा और कोटा, बूंदी और 12 ये किस कहाँ से संबंधित रहेगा तो ये 2 नंबर पे रहेगा। तो इस प्रकार अपन यहाँ पे इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा 2 नंबर, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सिर्फ संभाग और ऐसे भूखंड यहाँ पे पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों,
जनगणना 2001 एवं 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? लिंगानुपात की बात कर रहे हैं अपन में, इसमें किस में कमी आई है? 2001 और 2011 की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, कौन से जिले में यहाँ पे लिंगानुपात में कमी आई है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 12 के अंदर सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो सही आंसर रहेगा राजसमंद और चूरू है, उसमें 2001 के मुकाबले 2011 के अंदर लिंगानुपात में कमी दर्ज की गई है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा यहाँ पे कथन और यहाँ पे कारण से संबंधित क्वेश्चन है। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। पहला देखिए कथन, कारण देखिए राज्य में जलवायु तथा उच्चावचीय कारणों की विविधता पाई जाती है। यानी राजस्थान में जनसंख्या का वितरण है वो असमान है, ये अपने आप सही है, बिल्कुल सही बात है, असमान रहे। राज्य में जलवायु तथा उच्चावचीय कारणों में विविधता पाई जाती है, प्रश्न नंबर 13 के अंदर बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे कारण भी सही है और कथन भी सही, तो यहाँ पे एस तथा आर दोनों यहाँ पे सही रहेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, ऑप्शन आपको दिखाई दे देंगे। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है अपने को। एक तरफ जिला दिए गए हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे पर्यटन स्थल दिए गए हैं, वो अपने का। तो यहाँ पे अलवर, अजमेर, बीकानेर और भरतपुर से संबंधित पर्यटन स्थल बताना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपन को थोड़ा बहुत भी अगर दिमाग में है, सोनी जी की नसिया अजमेर संबंधित है, कोलायत बीकानेर संबंधित है, अलवर यहाँ पे डीग, पांडुपोल यहाँ पे भरतपुर यहाँ पे डीग और अलवर यहाँ पे पांडुपोल। तो इस प्रकार अगर मिलाए अपन यहाँ पे, तो ये अलवर, पांडुपोल, अजमेर, सोनी जी की नसिया जिसे लाल मंदिर भी कहते हैं, बीकानेर कोलायत झील और भरतपुर में डीग मंदिर। तो 4 के अंदर यहाँ पे ए रहेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 के अंदर ए रहेगा, तो यहाँ पे 3rd नंबर यहाँ पे सही रहेगा 14 के अंदर, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण यानी सीमेंट का राजस्थान में ज़्यादा उत्पादन होना क्या कारण है वो अपने यहाँ पे बताना है। किसी स्थान विशेष पर बता रहे हैं अपन यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 में, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धता। राजस्थान में कच्चा माल जो चूना पत्थर है वो यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, और सीमेंट उत्पादन में राजस्थान में चित्तौड़गढ़ सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन करता है, जिसमें चूना पत्थर हो गया अरावली पर्वतमाला से संबंधित, तो वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? राजस्थान के कौन से जिले हैं जो आर्द्र? दोस्तों राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटते हैं अपन, शुष्क, अति शुष्क, शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। यहाँ पे 5 प्रकार की जलवायु में डिवाइड करते हैं। तो उसमें से जो आर्द्र जलवायु है उसमें दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर कौन से जिले आते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 16 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और सवाई माधोपुर आर्द्र दक्षिणी पूर्वी जलवायु के अंदर कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 17 देगा दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? सॉरी दोस्तों, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है वो अपने यहाँ पे पता। अब मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कौन से सन से संबंधित है, कब चालू किया गया था वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। कब इसकी शुरुआत की गई थी मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, 1995-96 या फिर 2004-05, कब चालू किया गया था वो आपको बताना। प्रश्न नंबर 17 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम वो यहाँ पे कितने जिलों में? 2 जिलों के अंदर स्थित है। अब कौन कौन से जिले हैं? अलवर और यहाँ पे भरतपुर, 2 जिलों के अंदर चालू है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों। कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? कौन सी हवा है वो डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? दोस्तों इसे अपन स्थानीय पवनों के नाम से जानते हैं, ये स्थानीय पवन होती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 18 में बताना वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हरमटन। हरमटन को अपन
डॉक्टर पवन के नाम से जानते हैं, जो उत्तरी सहारा के मरुस्थल में, ध्यान रखना, उत्तरी सहारा के मरुस्थल के अंदर जो जलवायु है उसको यहाँ पे लाभप्रद स्वास्थ्यप्रद बनाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में चलती है। दोस्तों यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो व्यापारिक पवनें हैं, 3 पवनें होती है जो स्थायी पवनें होती है। दोस्तों यहाँ पे स्थायी पवनें, एक होती है स्थानीय, एक स्थायी। स्थायी पवनें जैसे अपन व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन और यहाँ पे ध्रुवीय पवनों के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 19 बताना, उत्तरी गोलार्ध के अंदर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज यहाँ पे चलती है। तो यहाँ पे व्यापारिक पवनें प्रश्न नंबर यहाँ पे 19 और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 19 के अंदर दक्षिण पश्चिम से चलते हैं। ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है, दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर यहाँ पे बहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कहाँ स्थित है, असम के अंदर स्थित है। ध्यान रखना, और यहाँ पे किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 20 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एक सींग वाले भारतीय गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, जिसे अपन राइनोवुड के नाम से जानते हैं। एक सींग वाला गेंडा है जिसके मुंह के ऊपर ऐसा पैना सा सींग, नुकीला सा सींग होता है, जिसे अपन राइनोवुड के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा, नीचे दिए कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है अपने को। यहाँ पे अब 2 के यहाँ पे कथन दिए गए दोस्तों, यहाँ पे ए और बी। चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है। चेन्नई में लौटता मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है। अब देखिए दोस्तों, चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तो उसके अंदर लौटता हुआ मानसून जिसे अपन उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से जानते हैं, ये अपना भारत हो गया मान लो। अब इसके अंदर यहाँ पे उत्तरी पूर्वी मानसून जो लौटता हुआ मानसून होता है, जिसे कोरोमंडल तट पर बरसात करता है। तो यहाँ पे बताना है अपने को प्रश्न नंबर 21 में, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहेगा यहाँ पे नंबर 3, यानी ए तथा बी दोनों सही है। क्योंकि अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्यों सही है कि चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से देगा। मुंबई यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर है, यहाँ पे पश्चिमी घाट से संबंधित है, और चेन्नई यहाँ पे तमिलनाडु जो पूर्वी घाट से संबंधित है, कोरोमंडल तट से संबंधित है। अब यहाँ पे कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु में लौटता हुआ मानसून भी वर्षा ज़्यादा करता है। तो यहाँ पे दोनों सही है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों, यदि अंडमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत करना चाहिए। यानी अंडमान निकोबार यानी बंगाली खाड़ी के अंदर अगर उष्णकटिबंधीय चक्रवात बन जाता है तो किस जगह के बंदरगाह है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत पड़ती है, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 22 में। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों अंडमान निकोबार के आसपास है वो कौन सा, यहाँ पे कोलकाता शहर रहेगा। तो बंगाली खाड़ी से संबंधित तो कोलकाता के जो बंदरगाह है वहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे अलर्टनेस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और आगे 23 देगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में कौन सा जनगणना वर्ष सांख्यिकी विभाजन का वर्ष कहलाता है। जनगणना वर्ष की बात कर रहे हैं, वो सांख्यिकी विभाजन की बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 23 के अंदर। भारत में कौन सा जनगणना वर्ष सांख्यिकी विभाजन, इसे अपन जनसंख्या विभाजन का वर्ष भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या में कमी आई थी। और प्रश्न नंबर 23 सही आंसर रहेगा यहाँ पे 1921 का जो यहाँ पे दशक रहेगा वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में कमी है। राजस्थान के अंदर वो सब 1971 इसका सही आंसर रहने वाला है। तो अपने को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो यहाँ पे 1921 रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, महान सीमांत भ्रंश पृथक ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। महान सीमांत भ्रंश पृथक किसको करता है, अलग किसको करता है, जिसे अपन ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे हिमालय से संबंधित भारत की ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। हिमालय में सबसे ऊपर आता है वो ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर आता है मध्य हिमालय, फिर लघु हिमालय। 4 प्रकार की श्रेणियों से संबंधित है। उसमें से महान सीमांत ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट की बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 24 में अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों शिवालिक और लघु हिमालय। शिवालिक और लघु हिमालय यानी जो लास्ट वाला है नवीनतम है, इसे अपन लघु हिमालय यहाँ पे शिवालिक हिमालय, और जो दूसरा नंबर का है उसे अपन लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। इनके बीच में है वो यहाँ पे कौन सा रहेगा, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यहाँ पे रहेगी।
नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? सबसे लंबी सीमा की बात कर रहे हैं, वो भारत की किस देश के साथ लगती है? दोस्तों भारत की सीमा कितने यहाँ पे देश के साथ लगती है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और भारत की जो सबसे छोटी सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है, लगभग 106 किलोमीटर की लगती है। और सबसे लंबी वो यहाँ पे बांग्लादेश, प्रश्न नंबर 25, बांग्लादेश के साथ लगती है। वो कितनी लगती है? तो 4096.6 किलोमीटर यहाँ पे लगती है, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ यानी महान प्रवाल भित्ति है, ग्रेट बैरियर रीफ है, वो कहाँ स्थित है? वो अपने यहाँ पे बताना है। ग्रेट बैरियर रीफ की बात कर रहे हैं अपन, महान प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है? दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी में 100 क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपकी तैयारी का भी पता लग जाएगा। लास्ट में मेरे को बताना है कितना स्कोर कर पाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपन यहाँ पे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। प्रश्न नंबर 26 और सही आंसर रहेगा दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ, सबको पता है ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ स्थित है? तो वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे नक्शा है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे हैं वो ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में निम्नलिखित यहाँ पे कथन है, इन कथनों पर विचार करना है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई दे दी, 4 के 4 ऑप्शन। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और भारत में मृदा अपरदन की समस्या से जुड़ी हुई है। भारत में मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव उसकी समस्या से जुड़ी हुई बातें अपने को यहाँ पे बताना है। मृदा अपरदन किससे रहेगी? अत्यधिक वर्षा से होती है, वनों की कटाई से होती है, अत्यधिक कृषि से या अतिचारण से, किससे रहेगी वो अपने को यहाँ पे बताना है। मृदा अपरदन वो अपने को यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 27 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मृदा अपरदन, जिसे मृदा का कटाव भी कहते हैं, तो वो ध्यान रखना है। वर्षा के अत्यधिक कटाव से भी होता है, वनों की कटाई से, अत्यधिक खेती करने से और चारण यानी पशु चारण से भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 इसको भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ऑप्शन ज़्यादा बड़े हैं इसलिए यहाँ पे थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों आपको एडजस्ट यहाँ पे कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बता दूं, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कथन कौन सा यहाँ पे सही है वो बताना है आपको। अविश्वास प्रस्ताव राजस्थान की विधानसभा के संदर्भ की बात कर रहे हैं अपन अपने 28 के अंदर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद उस दिन की कार्यसूची का कार्य आरंभ करने की पूर्व मांगनी होगी, ये बिल्कुल सही बात है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 28 के अंदर अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ करने पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहते हैं सूचना देनी होती है, कोई जरूरी यहाँ पे नहीं है। प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग यानी 1/10 की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे होना चाहिए, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर बताना है, तो ए और सी अपने यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे ये अपने यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा मुख्यमंत्री राजस्थान का उप मुख्यमंत्री पद पर रहा? कौन सा मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री भी रह चुका है वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 29 के अंदर। प्रश्न नंबर 29 बताना दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टीकाराम पालीवाल। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन टीकाराम पालीवाल है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और राजस्थान के पहले किस रूप में मनोनीत यहाँ पे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 30 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे? किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे मुख्यमंत्री बनने से पूर्व, वो अपने घर में बताना है। प्रश्न नंबर 30 के अंदर बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही आंसर यहाँ पे रहेगा 30 का, वो ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे ए और डी
यानी जयनारायण व्यास और यहाँ पे भैरव सिंह शेखावत कि मुख्यमंत्री बनने से पूर्व मंत्रिपरिषद में किसी भी मंत्री पद पर नहीं है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, जयनारायण व्यास और साथ ही में यहाँ पे भैरव सिंह शेखावत। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा यहाँ पे, निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है वो अपने क्या बताना है। एक तरफ मुख्यमंत्री दिए गए हैं और एक तरफ उनके मुख्य सचिव उनके कार्यकाल से संबंधित दिए गए। कौन सा सही नहीं है? प्रश्न नंबर 31 बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 31 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया के पी यू मेनन इसके कार्यकाल के संबंधित है। बरकतुल्ला खां, आर.डी. माथुर ये भी इसके कार्यकाल है। भैरव सिंह शेखावत, तो टी.वी. रमन प्रश्न नंबर 31 में, तो ये भी इसके, सॉरी दोस्तों यहाँ पे दोबारा से देखिए, तो शिवचरण माथुर है वो यहाँ पे मदन मोहन कृष्णवाली इससे संबंधित रहेंगे और भैरव सिंह शेखावत है वो भी टी.वी. रमन से संबंधित रहेंगे। तो बरकतुल्ला खां के समय आर.डी. माथुर है वो यहाँ पे इसका मुख्य सचिव इसके कार्यकाल से संबंधित नहीं रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देंगे दोस्तों, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ, बड़े ऑप्शंस होते हैं दोस्तों यहाँ पे ताकि दिखाई भी देने में भी आपको समस्या ना हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही जूम आउट करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना है, बड़ा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन कृत्य भारत सरकार की राजनीतिक कार्यों के संबंध में मंत्रिमंडल समिति से है? मंत्रिमंडल समिति की बात कर रहे हैं, उससे संबंधित है, वो अपने क्या पे बताना है। थोड़ा सा इसको आराम से आपको देखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 32 के अंदर बताना है, केंद्र राज्य संबंधों समस्याओं का विचार करना, ऐसी आर्थिक और राजनीतिक मामलों का विचार करना जिन पर व्यापक परिचय निर्णय लेने की आवश्यकता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 32 के अंदर सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे नंबर 3 है, यहाँ पे नंबर 3 सही आंसर रहेगा। मतलब ए, बी और सी यहाँ पे तीनों के तीनों हैं वो यहाँ पे सही रहेंगे भारत सरकार के मंत्रिमंडल के संदर्भ में। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर, आगे क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर है 1957 से संबंधित, वहाँ पे इसके सभापति कौन होते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 33 के अंदर। इंपॉर्टेंट है, बहुत से ज़्यादा इसके पुरस्कार भी इसके द्वारा दिए जाते हैं और सही आंसर रहेगा राजस्थान का जो राज्यपाल होता है वो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के यहाँ पे सभापति होते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, थोड़ा सा ये भी बड़ा क्वेश्चन है, इसको भी एडजस्ट करना है दोस्तों आपको। निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वह राज्य जहाँ इन्होंने राजस्थान के अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल का पद भी कार्य किया है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। इनमें कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? एक तरफ अपने को यहाँ पे मुख्यमंत्री दिए गए हैं और एक तरफ अपने को यहाँ पे जो मुख्यमंत्री के कार्यकाल के पश्चात वो राज्यपाल रहा है, कौन सा इसमें सही नहीं है? प्रश्न नंबर 34 में बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री राजस्थान के रहे हैं, इसके बाद में वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। शिवचरण माथुर राजस्थान के मुख्यमंत्री, इसके बाद में वो आसाम के राज्यपाल रहे हैं। जगन्नाथ पाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद में बिहार के राज्यपाल रहे हैं। तो यहाँ पे हरिदेव जोशी है वो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री बनने के बाद में त्रिपुरा के यहाँ पे राज्यपाल नहीं रहे हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 35 देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में किस वर्ष में पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? पंचायत राज अधिनियम जो 1994 है इसमें संशोधन किया गया है और पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया है, वो अपने क्या बताना। प्रश्न नंबर 35 सही आंसर रहेगा दोस्तों पंचायत राज अधिनियम में सन 2000 में संशोधन करके स्थायी समितियों का गठन यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट और आइए प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 जिसे अपन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं के तहत गठित
राज्य परिषद यानी काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स के पहले अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट है। 1919 का अधिनियम जिसे अपन मॉन्टेग्यू की चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। इसके यहाँ पे राज्य परिषद है, काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? फ्रेडरिक वाइट, अलेक्जेंडर मोनीमैन, सचिदानंद सिन्हा या विठल भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 36 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों अलेक्जेंडर मोनीमैन। अलेक्जेंडर मोनीमैन है वो यहाँ पर राज्य परिषद के पहले यहाँ पे अध्यक्ष थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किसने ये मत प्रदान किया, किसके द्वारा कहा गया है कि 21वीं शताब्दी में विश्व व्यवस्था में तनाव व संघर्ष वृद्धि होगी, किंतु इस संघर्ष का स्वरूप विचारधारात्मक, राजनीतिक तथा आर्थिक न होकर सांस्कृतिक होगा। ये किसके द्वारा ये कोटेशन यहाँ पे दिया गया है? प्रश्न नंबर 37 में बताना है यहाँ पे और सही आंसर रहेगा सैमुअल हंटिंगटन के द्वारा। यहाँ पे सैमुअल हंटिंगटन के द्वारा ये यहाँ पे कोटेशन दिया गया। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई? भारत का कौन सा प्रधानमंत्री है जिसको कार्यवाहक राष्ट्रपति है वो शपथ दिलाई गई है? दोस्तों प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई गई है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों प्रधानमंत्री को शपथ को किस अनुच्छेद के द्वारा 75 यहाँ पे क्लोज 4 के द्वारा यहाँ पे दिलाई जाती है? तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 38 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है मोरारजी देसाई को है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे शपथ दिलाई गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। ग्रीन पीस संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? ग्रीन पीस यानी ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी यहाँ पे कब किया गया था? इसको स्थापित कब किया गया था? एस्टेब्लिश्ड कब किया गया था? 39 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1971। 1971 में ग्रीन पीस संगठन की स्थापना यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा दोस्तों यहाँ पे किस समिति आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यसभा को सच्चे अर्थों में संघीय उच्च सदन बनाने के लिए इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इस समर्थन के साथ कि संसदीय व्यवस्था निरंतर जारी रहे? पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। ये किसके द्वारा बताया गया है कि उच्च सदन जिसे राज्यसभा कहते हैं उसको यहाँ पे सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए और संसदीय व्यवस्था पे निरंतर बनी रहे? ये किसके द्वारा सिफारिश की गई प्रश्न नंबर 40 में? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों राजमन्नार समिति के द्वारा। राजमन्नार समिति के द्वारा ये यहाँ पे सिफारिश की गई थी राज्यसभा के संदर्भ में। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए दोस्तों। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी से संबंधित बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, यूपीएससी, और प्रत्येक राज्य में एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 41 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 315 के अंदर ये कहा गया भारत के अंदर भी एक यूपीएससी होगी और प्रत्येक राज्य की खुद की यहाँ पे पीएससी होगी अपने। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 रहेगा निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्तियों हेतु भारतीय सरकार के मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समितियां अनुमोदन अपेक्षित है? यानी किसकी नियुक्ति के लिए भारत सरकार के जो मंत्रिमंडल है उसकी सहमति जरूरी होती है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, अध्यक्ष रेल बोर्ड। प्रश्न नंबर 42 बताना है और सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 42 के अंदर वो ध्यान रखना है ए, बी और सी तीनों की नियुक्ति के लिए है भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसकी यहाँ पे जरूरी सहमति है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 43 देगा दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 को थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ ताकि ऑप्शंस आपको दिखाई दे दे। देखिए दोस्तों सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए होगा और सही उत्तर को अपने को यहाँ पे चयन करना है। अब एक तरफ लेखक दिए गए, दूसरी तरफ इनकी पुस्तकें दी गई है।
और फिर अपने को सही आंसर यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 43 के अंदर की बात है दोस्तों, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा यहाँ पे 2 नंबर इसका सही आंसर रहेगा। अब 2 नंबर में अपन यहाँ पे मिला लेते हैं, तो फर्स्ट के अंदर ए के अंदर तो यहाँ पे 2 ऑप्शन रहेगा, ध्यान रखना है, ए के अंदर 2, और यहाँ पे बी के अंदर एक यहाँ पे रहेगा, सी के अंदर यहाँ पे 4 रहेगा, और डी सॉरी दोस्तों यहाँ पे सी के अंदर 4 रहेगा और डी के अंदर यहाँ पे 3 रहेगा। इस प्रकार अपने को यहाँ पे इनको याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 44 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित भारतीय उपराष्ट्रपतियों में से कौन से निर्वाचित हुए हैं। जो उपराष्ट्रपति है, कौन सा उपराष्ट्रपति है जो निर्विरोध यहाँ पे बना है। क्वेश्चन नंबर अपने को यहाँ पे 44 में बताना है। निर्विरोध यहाँ पे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, प्रश्न नंबर 44 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर इसका सही आंसर रहेगा, ए और सी, यानी एस राधाकृष्ण और साथ ही में एम हिदायतुल्लाह है वो निर्विरोध यहाँ पे उपराष्ट्रपति यहाँ पे चयनित किए गए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 45 देगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45, असम गण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई। दोस्तों असम गण परिषद की बात कर रहे हैं, इसकी स्थापना यहाँ पे किस वर्ष हुई है, प्रश्न नंबर 45 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों 1985, असम गण परिषद है उसकी 1985 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 रहेगा, निम्नलिखित युग्मों का सही सुमेलित नहीं है। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ अपने को भारतीय संविधान के अनुच्छेद है, दूसरी तरफ इनसे संबंधित शब्दावली है, कौन सा सही नहीं है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 46 के अंदर बताना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 255 क्लोज 1 गे के अनुसार राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी जरूरी है, सही बात है। 18 क्लोज 3 के अनुसार राष्ट्रपति की सहमति, ये भी सही है। 113 क्लोज 3 के अनुसार राष्ट्रपति की सिफारिश, ये भी सही है। और 304 क्लोज ख राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये सही नहीं है, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों, अंतर्राज्यीय नदियों और नदी दोनों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अंतर्राज्यीय यानी जो राज्यों के बीच में जो नदियों की संबंधी विवाद होते हैं उनको यहाँ पे न्याय संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है, प्रश्न नंबर 47 बताना है। और सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 262 के अंदर ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 48, कगारवाद का सिद्धांत किसने दिया है। दोस्तों यहाँ पे कगारवाद पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। कगारवाद का सिद्धांत इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है, 48 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा जॉन फास्टर डलेस के द्वारा यहाँ पे कगारवाद का सिद्धांत दिया गया। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे। क्योटो प्रोटोकॉल, दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल जापान से संबंधित है, 1997 क्योटो प्रोटोकॉल। तो संबंध किससे है वो अपने यहाँ पे बताना है, प्रश्न नंबर 49 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे भूमंडलीय ऊष्मीकरण को कम करने के लिए, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए ध्यान रखना है, यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों, 2003 में किस देश में रोज रिवॉल्यूशन हुई। रोज रिवॉल्यूशन यानी गुलाब क्रांति हुई है, वो अपने यहाँ पे बताना है, प्रश्न नंबर 50 के अंदर। किस देश में रोज रिवॉल्यूशन गुलाबी क्रांति हुई है, प्रश्न नंबर 50। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, यहाँ पे जॉर्जिया के अंदर, जॉर्जिया है, जॉर्जिया 2003 के अंदर रोज रिवॉल्यूशन यानी गुलाब क्रांति के किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 51, शांति के लिए एकता प्रस्ताव को अन्य किस नाम से जाना जाता है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव यानी यूनाइटिंग फॉर पीस की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, इस प्रस्ताव को किस नाम से जाना जाता है। 50 नंबर 1 बताना है 51 में। और सही आंसर रहेगा तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव है उसको अपन अन्य नाम से एशियन प्लेन के नाम से जानते हैं, एशियन प्लेन के नाम से इसे अपन जानते हैं, एशियन प्लेन। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 52, प्रश्न नंबर 52 देखिए दोस्तों,
थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। प्रश्न नंबर 52 देंगे, निम्नलिखित युग्मों का कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ अधिकारी की यात्रा और दूसरी तरफ वर्ष यहाँ पे दिए गए हैं, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 52 में बताना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा 1979 सही है। भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा ये भी सही है 1988 के अंदर। आगे देखिए दोस्तों 52 के अंदर, चीन के राष्ट्रपति जिंगयांग जेमिन की भारत यात्रा 1996 सही है। और चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग की भारत यात्रा, वो ध्यान रखना है, 1992 के अंदर यहाँ पे नहीं रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 53 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53, बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में कौन सी परियोजना तैयार की गई है? बीसलपुर बांध के अंदर पानी की आवक बढ़ाने के लिए यानी जब ज़्यादा बलस्राव के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है? 53 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा तो ब्राह्मणी बनास योजना। ब्राह्मणी बनास परियोजना है, ब्राह्मणी नदी है, सोरसेन बारा से संबंधित है, और बनास योजना है उसको यहाँ पे जोड़ा गया। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54, हाल ही में राज्य के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू प्रथम प्रवेश किया? दोस्तों ये क्वेश्चन उस समय का जिस एग्जाम में पूछा गया था उस टाइम का 2018 संबंधित। प्रश्न नंबर 54 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे खलील अहमद उस समय यहाँ पे भारत के लिए डेब्यू किए थे राजस्थान की तरफ से। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 55 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में राजस्थान में किसके लिए स्टार रेटिंग प्रारंभ की गई है? स्टार रेटिंग वो किसके लिए यहाँ पे प्रारंभ की गई है? राजकीय चिकित्सालय, राजकीय विद्यालयों, स्कूल, छात्रावासों के लिए और यहाँ पे रोडवेज के लिए। प्रश्न नंबर 55 में बताना, स्टार रेटिंग प्रोग्राम है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, राजकीय विद्यालयों के लिए शुरू की गई योजना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, भीलवाड़ा में हाल ही में प्रारंभ हुई मेडिकल कॉलेज का क्या नाम है? भीलवाड़ा के अंदर जो मेडिकल कॉलेज, अभी तो लगभग 33 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज खोल दी गई है, तो यहाँ पे भीलवाड़ा के अंदर मेडिकल कॉलेज का क्या नाम था? 56 में बताना है। और सही आंसर रहेगा राजमाता विजयराजे मेडिकल कॉलेज। राजमाता विजयराजे मेडिकल कॉलेज के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 57, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बेटियों को कितनी राशि दी जाती है? राजश्री योजना की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसके अंदर जो बेटियां हैं उसको कितनी राशि दी जाती है? प्रश्न नंबर 57 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 50,000 रुपये राजश्री योजना के अंदर बेटियों को दी जाने वाली राशि रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निम्न में से कौन सी निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू की गई? दोस्तों ये निःशुल्क मोबाइल ऐप कौन सा है प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित? रेडर, दिसारी, काम या फिर एयरनोट? प्रश्न नंबर 58 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों दिसारी। दिसारी ऐप है वो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित निःशुल्क गवर्नमेंट ऐप रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 59, राजस्थान में महिला राज्य कर्मचारियों को अपने पूरे सेवा काल में कितने वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश मिलता है? यानी CCL की बात कर रहे हैं अपन, चाइल्ड केयर लीव है वो कितनी मिलती है? प्रश्न नंबर 59 बताना है दोस्तों यहाँ पे। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष या फिर 730 दिन। 730 दिन भी इसे अपन यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सा जिला नीति आयोग द्वारा महत्वाकांक्षी जिलों की पहली डेल्टा रैंकिंग 2018 में सम्मिलित नहीं है? डेल्टा रैंकिंग 2018 में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 60 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे चूरू जिला। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 61, राजस्थान में बच्चों में पोषण स्तर में सुधार हेतु अन्नपूर्णा दूध योजना कब शुरू हुई? दोस्तों यहाँ पे योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है। अन्नपूर्णा दूध योजना है वो कब शुरू हुई है? अब जो वर्तमान में बाल गोपाल दूध योजना शुरू की गई है, ध्यान रखना वर्तमान में है, वर्तमान में 29 नवंबर 2022 बाल गोपाल दूध योजना वो शुरू की गई है। तो प्रश्न नंबर 61 सही आंसर रहेगा 2 जुलाई 2018 को ध्यान रखना है, अन्नपूर्णा दूध योजना की शुरुआत की गई थी 2 जुलाई 2018। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 62, राजस्थान बजट 2018-19 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं पर प्रस्तावित है? 2018 की बात करें उस टाइम में ये पेपर लगा था दोस्तों,
वर्तमान में अपने को इकोनॉमिक्स करंट अफेयर 2023-24 वाला बजट अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। 62 और साइंस और उस समय 40.92 सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसी पर किया जाता है, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 63 देखें दोस्तों। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार 2004 से 16 के दौरान भारत में सर्वाधिक वास्तविक कृषि सकल उत्पाद वृद्धि प्रतिशत में कितनी थी। प्रश्न नंबर 63 में बताना है और यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों 3.2%। भारत के संदर्भ की बात कर रहे हैं 2017-18 के मुकाबले 2004 से 16 तक की बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 इकोनॉमिक्स से संबंधित देखे दोस्तों। यहाँ पे निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय के बराबर है, यानी नेशनल इनकम्स है, इसके बराबर कौन सी रहेगी वो अपने को यहाँ पे बताना है, राष्ट्रीय आय के बराबर। प्रश्न नंबर 64 में बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो राष्ट्रीय आय के बराबर नेशनल इनकम के बराबर नेशनल नेट प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर यहाँ पे रहेगी दोस्तों। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। बाजार मूल्य पर है वो यहाँ पे, सॉरी उत्पादन मूल्य पर रहेगी वो नेशनल नेट प्रोडक्ट यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 65 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO की बात कर रहे हैं के अनुसार वर्तमान में IIP गणना का आधार वर्ष कौन सा है। IIP की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, IIP इसकी गणना का आधार वर्ष कौन सा है। CSO की बात कर रहे हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। प्रश्न नंबर यहाँ पे 65 में और सही आंसर रहेगा दोस्तों कि 2011-12 है वो वर्तमान में बेस ईयर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 66 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 निम्न कथनों को पढ़े और यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे अपने को देना है। इकोनॉमिक्स से संबंधित बात है। राष्ट्रीय आय उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य NNP ज्ञात करने के लिए GNP में से मूल्यांश को घटा देते हैं। प्रश्न नंबर 62 इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको पहले ही बता देता हूँ मैं यहाँ पे। तो 66 में के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे दोनों, यानी एक और दो दोनों यहाँ पे सही है। क्योंकि अगर अपन NNP में से सॉरी GNP में से डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं तो वो अपने यहाँ पे NNP निकल के आ जाती है, नेट प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट आती है। और राष्ट्रीय आय उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य होता है और सेवाओं का अंतिम मूल्य होता है, दोनों यहाँ पे सही है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए दोस्तों। निम्न में से कौन सा लाभ प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों का नहीं मिलता है। कौन सा लाभ अपने को यहाँ पे नहीं मिलता है। जो प्रधानमंत्री जन धन योजना कब खोली गई थी, 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसमें कौन सा लाभ नहीं है, 67 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा जो कवच है वो यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे नहीं मिलता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ मैं। 68 देखिए दोस्तों यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान है वो किससे संबंधित है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 68 में बताना है शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 68 के अंदर वो ध्यान रखना है। अधिगमकर्ता से संबंधित रहेगी, अधिगम प्रक्रिया से संबंधित रहेगी, अधिगम संस्कृतियों से संबंधित रहेगी। दोस्तों उपरोक्त सभी विकल्प यहाँ पे सही इसके रहने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे उपरोक्त सभी विकल्प यहाँ पे रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए दोस्तों। निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन यहाँ पे गलत है वो अपने यहाँ पे बताना है, कौन सा कथन गलत है। प्रश्न नंबर 69 में बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अधिगम समायोजन है, अधिगम समायोजन होता है, अधिगम सार्वभौमिक होता है, ये भी हो सकता है, सही बात है। और अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है, सही बात है। तो यहाँ पे सही आंसर निकल के आएगा अधिगम प्रक्रिया प्रेक्षणीय और अवलोकनीय होता है, ये यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए दोस्तों। एक अध्यापक ने विद्यार्थी का TAT परीक्षण किया ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सके। TAT परीक्षण किसके लिए किया जाता है वो अपने यहाँ पे बताना। उपलब्धि, अभिज्ञता, व्यक्तित्व या फिर अभिवृत्ति। TAT परीक्षण प्रश्न नंबर 70 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों व्यक्तित्व। पर्सनालिटी होती है उसके यहाँ पे मूल्यांकन के लिए, उसकी पहचान के लिए ध्यान रखना है वो TAT परीक्षण किया जाता है।
नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए दोस्तों, जिन प्रक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, ये कहलाता है। यानी लर्निंग थ्योरी से संबंधित दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चंस बताना है आपको कि जिन प्रक्रियाओं को सीखने से अपने को संतुष्टि यानी सुख अपने को सुख का एहसास होता है, तो ये अपने को यहाँ पे सीख लेते हैं, तो वो कौन से सिद्धांत से संबंधित रहेगी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 71 और जो साइंस रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है प्रभाव का नियम। इसे अपन प्रभाव का नियम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 72, बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है। बेसल आयु की बात कर रहे हैं, वो किसके मापन से संबंधित है वो अपने यहाँ पे बताएं। बेसल एज की बात कर रहे हैं 72 के अंदर। और साइंस रहेगा दोस्तों यहाँ पे बुद्धि के यानी इंटेलिजेंस के लिए मापन के लिए, बुद्धि के मापन के लिए वो बेसल आयु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर 73 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 73 रहेगा, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू की परिकल्पना का सूत्र कौन सा है। बुद्धि लब्धि के मापन का यहाँ पे सूत्र कौन सा है, जो टर्मन से संबंधित है दोस्तों यहाँ पे, टर्मन के द्वारा दिया गया था बुद्धि लब्धि संबंधी। आईक्यू की बात कर रहे हैं अपन, इंटेलिजेंस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। पर्सन नंबर यहाँ पे 73 और सही आंसर रहेगा MA/CA मल्टीप्लाई 100। ध्यान रखना है MA/CA मल्टीप्लाई 100 ये किसका यानी मानसिक आयु और क्रोनोलॉजिकल आयु यानी शारीरिक आयु यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो अपना निकल के आ जाएगा बुद्धि का फॉर्मूला। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 74, रोर्सा इंक ब्लॉक टेस्ट में शामिल है, कौन सा है। हरमन रोर्सा के द्वारा बनाया गया था जो स्याही दबा परीक्षण है, इंक ब्लॉक टेस्ट स्याही दबा परीक्षण हरमन रोर्सा के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। तो इंक ब्लॉक टेस्ट में क्या परीक्षण में क्या शामिल है वो अपने क्या पे बताना है। प्रश्न नंबर 74 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 5 काले व सफ़ेद तथा 5 बहुरंगी कार्ड। टोटल इसमें इंक ब्लॉक टेस्ट में कितने 10 कार्ड होते हैं, उनमें से 5 तो काले व सफ़ेद रंग के होंगे व्हाइट एंड ब्लैक, और 5 बहुरंगी मल्टीपर्पल रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 75, प्रेरणा प्रबलन हार सिद्धांत के प्रदाता कौन है। प्रेरणा प्रबलन सिद्धांत के प्रदाता या जनक कौन है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रेरणा प्रबलन प्रश्न नंबर यहाँ पे 75 इजी रहेगा दोस्तों और सही आंसर रहेगा दोस्तों CL हल है वो यहाँ पे प्रेरणा प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 76, 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है, इसका IQ क्या है। दोस्तों 25 वर्षीय आयु लड़का है जिसकी मानसिक आयु, तो मानसिक आयु निकालने के लिए अपन IQ फॉर्मूला अपन ने देखा था दोस्तों MA/CA मल्टीप्लाई 100 होता है। तो MA मतलब मेंटल एज कितनी है 16 है बटा CA क्रोनोलॉजिकल एज उसकी 25 है, मल्टीप्लाई 100 करने से अपना यहाँ पे निकल के आ जाएगा कितना 64। यहाँ पे 76 के अंदर सही आंसर रहेगा, उसकी आयु की लेवल 64 यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से के लिए है क्योंकि शिक्षा बालक के परिवर्तन लाना चाहती है। किस में परिवर्तन लाती है वो अपने यहाँ पे बताना है 77 में। तो शिक्षा यहाँ पे मनोविज्ञान का है और यहाँ पे ये शिक्षा है वो व्यवहार में परिवर्तन ज़्यादा लाती है। ध्यान रखना किस में परिवर्तन लाएगी, उसके व्यवहार के अंदर यहाँ पे परिवर्तन लेकर आएगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए दोस्तों, अभिरुचि अभिवृत्ति उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र है, यानी कौन सी विभिन्नताओं में आते हैं डिफ्रेंसिएशन में अपने को यहाँ पे बताना। सामाजिक व्यक्तिक चारित्रिक या व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नताएं। प्रश्न नंबर 78 बताना और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे व्यक्तिक विभिन्नताएं, यानी व्यक्तिक विभिन्नताओं इंडिविजुअल डिफ्रेंसिएशन के अंदर ये पे आते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए दोस्तों, निम्न में से गलत युग्म कौन सा है। गलत युग्म की बात कर रहे हैं वो कौन सा है। अधिगम का साइन सिद्धांत, अधिगम का क्षेत्रीय सामाजिक अधिगम सिद्धांत या प्रयत्न त्रुटि सिद्धांत, कौन सा युग गलत है। गलत की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे दोस्तों 79 में। तो यहाँ पे ध्यान रखना है अधिगम का साइन सिद्धांत टोलमेंस सही है, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत कोटलेविन ये भी सही है, और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत
और प्रेरणा त्रुटि सिद्धांत थांडाई तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यहाँ ब्रूनर नहीं बल्कि यहाँ पे एल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया था, बांडुरा के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 80 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80। बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास को कौन प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा, वो अपने यहाँ पे बताना, 80 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा वंशानुक्रम और वातावरण बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 81। निम्नलिखित में थार्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम कौन सा है, अधिगम का लर्निंग का प्राथमिक नियम है वो कौन सा है, वो अपने यहाँ पे बताना, 81 के अंदर बताना है। दोस्तों अधिगम के 3 सिद्धांत नियम दिए गए थे, 3 मुख्य 3 नियम और 5 इसके गौण नियम थे थार्नडाइक के द्वारा। तो यहाँ पे उसमें जो पहला है वो अभ्यास का नियम रहेगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 देंगे दोस्तों। समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा गलत है, समायोजन एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, उनमें से कौन सा यहाँ पे गलत, वो अपने यहाँ पे बताना। यह संतुलन प्रदान करता है, 82 के अंदर बताना है। यह संतुलन प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। यह समस्या का समाधान होता है, एडजस्टमेंट वो भी सही है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, समायोजन है वो पूरी लाइफ है यानी पूरी ज़िंदगी भर चलता है, तो यहाँ पे ये गलत है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंता से गिर जाता है, ये भी सही। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, तो वो अपने यहाँ पे निकल के आ जाएगा यहाँ पे नंबर 3। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए दोस्तों। यहाँ पे सृजनात्मकता की विशेषता होती है, यानी क्रिएटिविटी की है, क्रिएटिविटी की यहाँ पे विशेषता कौन सी है, वो अपने यहाँ पे बताना। मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन या दिए गए सभी विकल्प। क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं 83 के अंदर। तो सृजनात्मकता में ओरिजिनलिटी होती है, फ्लुरेंसी यानी प्रभाव होता है, लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और यहाँ पे उपरोक्त सभी इसके अंदर सृजनात्मकता क्रिएटिविटी से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 देखिए दोस्तों। यहाँ पे एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपाय देता है, यानी उसका महत्व क्यों होता है। तो यहाँ पे अपने को फर्स्ट में ध्यान रखना है इसका जो महत्व है वो क्यों है। स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता और जानकारी के लिए, ए और वे दोनों, या फिर दोनों गलत। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 84 इजी रहेगा, थोड़ा सा भी दिमाग लगाना है। तो यहाँ में शिक्षा मनोविज्ञान है, इसकी यहाँ पे उपयुक्त दोनों के लिए महत्व होगी, यानी जो खुद स्वयं अध्यापक है उसकी तैयारी की जानकारी के लिए भी और बालक की आवश्यकता की जानकारी के लिए भी होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 85, अधिगम बाधित असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं। दोस्तों यहाँ पे लर्निंग डिसेबल्ड की बात कर रहे हैं, जो बच्चे असमर्थ होते हैं अधिगम के अंदर, सीखने के अंदर, वो कैसे होते हैं, आक्रामक, संगठित, असंगत या निम्न उपलब्धि वाले। प्रश्न नंबर 85 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा निम्न उपलब्धि वाले बच्चे होते हैं वो अधिगम असक्षमता के रहेंगे, असमर्थ रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 86, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है, मनोविज्ञान ने साइकोलॉजी ने शिक्षा है एजुकेशन को क्या बना दिया है, वो अपने पे बताना। पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या विषय केंद्रित। 86 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों बाल केंद्रित। मनोविज्ञान ने शिक्षा की बात आ जाए तो वो बाल केंद्रित बना दिया है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 87, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल के प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया था। गिलफोर्ड की बात कर रहे हैं अपनी, इन्हें त्रिआयामी सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड गेडल, त्रिआयामी सिद्धांत। उसमें प्रारंभ में कितने यहाँ पे मॉडल प्रस्तुत किए थे। दोस्तों यहाँ पे 3 प्रकार के मॉडल दिए थे, 120, 150 और 180। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 87 और सही आंसर रहेगा, शुरू के अंदर बात पूछ रहा है प्रारंभ में, तो 120 यहाँ पे मॉडल रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 88 देखिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 रहेगा, मुकाम प्रसिद्ध है, मुकाम की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, मुकाम तालवा नोखा बीकानेर, मुकाम तालवा नोखा बीकानेर की बात है, ये क्यों प्रसिद्ध है। जैनियों के लिए, विष्णुओं के लिए, मुसलमानों के लिए या जसनाती। प्रश्न नंबर 88 के अंदर बताना है, प्रश्न नंबर 88 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे संत जाम्बोजी विष्णुई संप्रदाय से संबंधित है, उसके यहाँ पे प्रधान पीठ मुकाम तालवा नौका बीकानेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 देखिए दोस्तों, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। कोटा की जो चित्रशैली है हाड़ौती चित्रशैली के अंतर्गत आती है, उसके अंदर इसका स्वर्णकाल है वो किसे माना जाता है। प्रश्न नंबर 89 बताना है,
और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 89 के अंदर महाराव उमेद सिंह। महाराव उमेद सिंह फर्स्ट है, वो कोटा से लिखा, यहाँ पे गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए दोस्तों, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है। कल भी अपन ने इस प्रश्न उत्तरी में देखा था और ये भी देख ले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 90 और सही आंसर रहेगा बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1897 से 1941 तक, ध्यान रखना है 44 साल तक लगभग चला था, वो यहाँ पे संबंधित रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 91, ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र कितनी थी। ढोला मारू जो किससे संबंधित है, जैसलमेर से संबंधित कहानी है, उसमें ढोला की विवाह के समय उम्र कितनी थी, 91 के अंदर बताना। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ढोला की उम्र है वो 91 में 3 वर्ष यहाँ पे विवाह के समय इसकी आयु थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 92, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में। दोस्तों मानगढ़ धाम नरसंहार भी है, जो कब हुआ था, 17 नवंबर 1913 को हुआ था। किस जिले में स्थित है, प्रश्न नंबर 92 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा बांसवाड़ा के अंदर मानगढ़ धाम स्थित है, आदिवासियों से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 93, गवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है। गवरी लोक नृत्य की बात कर रहे हैं, वो किससे संबंधित है, ग्रासिया, कालबेलिया, कंजरो या बीलो से। गवरी लोक नाट्य की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, लोक नृत्य। प्रश्न नंबर 93 और सही आंसर रहेगा बीलो का, लोक बीलो से संबंधित है। गवरी लोक नृत्य है वो यहाँ पे बीलो से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 94, किस प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया। कल भी अपन ने देखा था दोस्तों, कृष्णा दिवस इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया था, 94 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों जोधपुर प्रजामंडल, जिसे मारवाड़ प्रजामंडल के नाम जानते हैं, कृष्णा दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए दोस्तों यहाँ पे, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं। आभानेरी है और राजौरगढ़ के जो आभानेरी दोसा राजौरगढ़ है, इसके कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित रहेंगे, 95 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार से संबंधित रहेगी। आभानेरी और राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव चित्र है वो यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार से संबंधित रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 देख दे, किस दुर्ग को गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है। इजी प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे, गढ़ बीठली है वो किस दुर्ग को कहा जाता है, प्रश्न नंबर 96 में बताना है। और सही आंसर रहेगा तारागढ़, जो अजमेर वाला है, एक तारागढ़ बूंदी के अंदर स्थित, लेकिन यहाँ पे गढ़ बीठली है वो यहाँ पे तारागढ़ अजमेर वाला दुर्ग रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 97, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है। दोस्तों पाबूजी है वो यहाँ पे गौर सेवक देवता है, गोरक्षक नहीं है, गो सेवक देवता है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 97 और सही आंसर रहेगा दोस्तों कोलूमंड फलोदी। कोलूमंड फलोदी जो जोधपुर के अंदर स्थित है, कोलूमंड फलोदी जोधपुर के अंदर पाबूजी राठौड़ का है तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए दोस्तों, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान के अंदर विलय कब हुआ है वो अपने यहाँ पे बताना, प्रश्न नंबर 98 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान के अंदर विलय हुआ और वर्तमान राजस्थान का स्वरूप यहाँ पे 1 नवंबर 1956 को प्रदान किया गया। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 99, चार चौमा मंदिर की राजस्थान के किस जिले में स्थित है। चार चौमा मंदिर है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है वो अपने यहाँ पे बताना है, 99 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों कोटा के अंदर है वो चार चौमा यहाँ पे मंदिर स्थित है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न देखें दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 रहेगा, जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। जीण माता का मेला की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, जो मधुमक्खी वाली देवी के नाम से भी जानी जाती है, मधुमक्खियों की देवी के नाम से जानी जाती है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 100 और सही आंसर रहेगा सीकर के रेवासा धाम में संबंधित रहेगा। तो ये अपन यहाँ पे 100 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग थे दोस्तों। कितना स्कोर आप कर पाए हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। और दोस्तों क्लास कैसी लगी उसके बारे में भी बताएं। और लास्ट में आपको बता दूं दोस्तों, शाम को अपनी MCQs रहेगी 8 बजे,
वो भी आप जरूर लेते रहे, आपकी यहाँ पे तैयारी मजबूत हो जाएगी। दोस्तों अपन अनेक सोर्स किताबों से अपन क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आते हैं, क्योंकि अपने को यहाँ पे अपना लक्ष्य है सीधा सीधा अपने को यहाँ पे PTI सेकंड ग्रेड निकालना। तो आप बने रहे, मिलते शाम को 8 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।